हमने पढ़ी 3 लेवल की एश्योरेंस होती है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस और मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। याद है आप लोगों को? एब्सोल्यूट हमने कहा था हम कभी भी नहीं ले सकते, ये हम कहाँ पे लेते हैं? ऑडिट में। और ये कहाँ पे लेते हैं? रिव्यू में। ये याद है सारा? अच्छा, यहाँ पे क्या होता था? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन कि फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे क्या था? नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। नेगेटिव फॉर्म कहता है नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, यहाँ पे हम कम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। इसको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कहते हैं, इसको भी हाई लेवल कहते हैं, इसको लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसके कौन से प्रोसीजर से पढ़े हुए आप लोगों ने? बहुत डिटेल में पढ़े। इसमें से सिर्फ 3 प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। याद है? याद है जी? फिर हमने कोई चीज़ पढ़ी थी ऑडिट की, तो हमने पढ़ा ना कि हर उस कंपनी के जिसका 10 मिलियन या इससे ज़्यादा रेवेन्यू कैपिटल है उसने अपने ऑडिट करवाना है, SEC में अपने अकाउंट सबमिट करने हैं। 10 मिलियन या उससे ज़्यादा अगर पेड अप कैपिटल है तो कंपनी में ऑडिट करवाना कंपलसरी है। उसने हमने ये पढ़ा था कि 10 मिलियन या इससे ज़्यादा अगर शेयर कैपिटल है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का, तो उसके लिए अपने ऑडिट करवाना ज़रूरी है। ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक ये थी 10 मिलियन से कम शेयर कैपिटल हो, और दूसरा किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी भी ना हो। अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है और 2 रुपये कैपिटल है तो तब भी आपने अपने अकाउंट ऑडिट करवाने, SEC में सबमिट करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पशन किसको थी ऑडिट में? उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिसका शेयर कैपिटल 10 मिलियन से कम है और किसी पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं है। याद रहेगा? अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इससे कम है 10 मिलियन से और किसी पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं, क्या उसे ऑडिट नहीं करवाना? उसकी बिजनेस नीड होगी। ठीक है। फिर हमने ऑडिट की रिक्वायरमेंट पढ़ी NGOs के लिए, फिर हमने पढ़ी इंडिविजुअल्स के लिए, फिर हमने पढ़ी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। उन सब की लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा था, बिजनेस नीड्स थी। फिर आ जाए रिव्यू एंगेजमेंट पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसने रिव्यू एंगेजमेंट कब करवानी होती है? रिव्यू एंगेजमेंट हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के लिए। वो भी हमने क्या पढ़ा था? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली क्या होना चाहिए? हाफ ईयरली क्या होना चाहिए? रिव्यूड। 3rd क्वार्टर अनऑडिटेड, 4th क्वार्टर एनुअल जिसे कहते हैं ये ऑडिटेड, और 1st क्वार्टर अनऑडिटेड। क्वार्टर नंबर 1 अनऑडिटेड, क्वार्टर नंबर 3 अनऑडिटेड, हाफ ईयरली, रिव्यू और इसका एनुअल का ऑडिट। ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब लॉ किसे कहता है आपने करवाना है? लिस्टेड कंपनी को कि अपने हाफ ईयरली अकाउंट का क्या करो? रिव्यू। और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी को, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कौन सी होती है? जिस कंपनी की 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट का स्टेक हो। वो गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो सकती है, प्रोविंशियल भी हो सकती है, फेडरल भी हो सकती है। ठीक है। या मुदारबास, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी और लिस्टेड कंपनी पे लॉ की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बाकी बिजनेस नीड है, बाकी सबके लिए बिजनेस नीड है। ये सारी बातें पुरानी पड़ी हैं। अच्छा, हमने एग्जांपल क्या पढ़ी थी? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस की। हमने 2 बच्चे लिए थे। दोनों बच्चे घर आते हैं, आगे मदर्स को अपने बताते हैं पेपर कैसा हुआ। एक कहते हैं ये पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ, अच्छे नंबर में पास हो जाऊंगा। तो जी फेल नहीं होंगे जी। ठीक है। तो दोनों ने एश्योरेंस दी अपनी मदर को, लेकिन पहले बच्चे की एश्योरेंस हायर लेवल थी। मदर रिलैक्स होंगी, चलो यार कह रहे हैं बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे, चलो 90 नहीं आएंगे, 80+ आ जाएंगे, चलो ठीक है यार ज़बरदस्त। ऐसे दूसरा कह रहा है फेल नहीं होगा, इसका बच्चे मदर सोचेंगे यार ये कहीं ना 50 के करीब फिर है, थोड़ा झटका लगा इसे कम वक्त में फेल हो जाए। ठीक है, समझ गए? कोई मसला? चलें आगे जी। अच्छा, अब आ जाए रिव्यू एंगेजमेंट पे। हमने पढ़ा था ऑडिट के 4 फेजेस होते हैं, याद है आप लोगों को? कौन कौन से फेजेस है ऑडिट के? प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन और अच्छा रिव्यू कितने फेज होते हैं?
4 ही। वहाँ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करते हैं, यहाँ भी करनी है। वहाँ प्लानिंग करते हैं, इधर भी होगी। वहाँ डिस्कशन करते हैं, इधर भी होगी। वहाँ एग्जीक्यूशन करते हैं, वहाँ एग्जीक्यूशन करते हैं। ऑडिट में एग्जीक्यूशन करते हैं ना, ओके ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे क्या है, रिव्यू प्रोसीजर। वहाँ एग्जीक्यूशन ये वाली थी, यहाँ पे थोड़े प्रोसीजर। वहाँ रिपोर्ट थी कौन सी, यहाँ पे है रिपोर्ट कौन सी, नेगेटिव फॉर्म ऑफ। याद रहेगा। अब ऑन वर्ड आपने मुझसे ये नहीं पूछना, सब प्लानिंग होती है, सब रिस्क असेसमेंट होती है, सब मटेरियलिटी निकालते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है, समझ गए, सब कुछ होता है। दोनों में सब कुछ होगा, ऑडिट में भी रिव्यू भी। डिफरेंस क्या पड़ेगा सिर्फ यहाँ पे कि वहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर थे, रिव्यू प्रोसीजर। वहाँ पे वो पढ़े हमने इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे कौन से हैं, 3, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर। समझ गए। अच्छा, वहाँ प्रोफेशनल कैपिटलिज्म थी, सिर्फ वर्क करते थे, यहाँ पे भी। वहाँ जजमेंट फॉर्म करते थे, यहाँ पे भी। अच्छा, वहाँ एंगेजमेंट लेटर था, यहाँ भी। वहाँ एमएल था, वहाँ रिप्रेजेंटेशन था, वहाँ सब्सिक्वेंट इवेंट थे, वहाँ गोइंग कंसर्न थी, यहाँ पे भी। अच्छा, वहाँ सब्सिक्वेंट इवेंट कहाँ तक चेक करते थे, अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ कब तक करेंगे, डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट। वहाँ रिप्रेजेंटेशन लेते थे, यहाँ पे भी लेनी है। अच्छा, वहाँ डेट डिपॉजिट ट्रांसफर करनी थी, यहाँ पे भी करनी। समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, 1.1 में यही बातें करता है कि ऑडिट एक क्या होता है। ऑडिट में पहली लाइन के एंड पे कहता है कि ट्रू एंड फेयर की बात करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं। रिव्यू करता है लिमिटेड लेवल एश्योरेंस है, इसमें हम रिपोर्ट देते हैं। मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। इसमें 1.1 में पॉइंट ए में कहता है कि रिव्यू जो है ना, इसमें प्रोसीजर लिमिटेड है, इंक्वायरी, एनालिटिकल, अदर रिव्यू प्रोसीजर। बस अदर रिव्यू प्रोसीजर मिस कर रहा है, आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हमने 1.1 बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया। समझ गए जी। अच्छा, अभी पिछले दिन मेरा क्लाइंट आया मेरे पास कि जी मुझे बैंक से लोन लेना है, मुझे बैंक वाला फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो मैं कहती ऑडिट कराओ, फिर शुरू करो। कि नहीं, ऑडिट शुरू करो तो 3 महीने लग जाएंगे, मुझे तो अकाउंट्स आज चाहिए रिपोर्ट, मेरे बैंकर आज मांग रहा है। मैं कहा आज तो तुम्हें नहीं मिल सकते, फिर रिव्यू एंगेजमेंट करवा लो, वो 3-4 दिन में हो जाएगी। बैंक को दो, उसको मीनवेल अंडरटेकिंग दो कि मैं आपको 1-1.5 महीने के अंदर ऑडिट दे दूँगा रिपोर्ट। उन्होंने कहा ठीक है, बैंक से बात बैंक करती। तो हमने फिर रिव्यू एंगेजमेंट की उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, और वो करके बैंक अकाउंट थी। अब ये लॉ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बिजनेस नीड थी, ठीक है। तो 1.2 पे आ जाए, unless required by law regulation the practitioner shall not accept the review engagement। अच्छा, shall not accept the review engagement में वही बातें करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रिलिमिनरी प्रोसीजर क्या है रिव्यू एंगेजमेंट में, तो वही है क्लाइंट एक्सेप्टेंस, ठीक है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, क्लाइंट की इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यूज को देखें, फुलफिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, एक्सेप्टेबल है फ्रेमवर्क, सारी बातें पढ़ी है हमने एज इट इज़ यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे देखें, ये जो अगले पेज में है, यहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है आपका 265 पे, इसका मतलब है इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, वो कहता है सारा कुछ आप पढ़ के आए हुए हैं, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल 263 पेज में 1.4 आ रहा है ना, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन। यहाँ से अगर आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है, इससे ऊपर क्या कहता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन, उससे ऊपर कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट, उससे ऊपर कहता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर, उससे ऊपर कहता है गोइंग कंसर्न। सारी बातें पढ़ी हुई है ना, इसमें तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ, समझ। इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करता उसको, मैंने भी नहीं पढ़ाना, मैं इसको मैंने पढ़ा हुआ है। अब गोइंग कंसर्न कैसे चेक करनी है आपने, 30 दिन को सर्च करनी चेक करनी, किससे चेक करनी है, मैनेजमेंट। आपका काम क्या है, मैनेजमेंट की असेसमेंट चेक करें। तो देखें कोई इवेंट ऐसा तो नहीं जो गोइंग कंसर्न को हिट कर दे, पढ़ा हुआ ना सारा, हमने सारा एज इट इज फिट होगा। अच्छा, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, चैप्टर नंबर अब पढ़ के आए हैं 13 था, क्या था वो 12 था, सारी इसमें। अच्छा, ये सब्सिक्वेंट इवेंट सारा पढ़ के आए हैं, तो सारी बातें वो हैं। अच्छा, ऊपर आ जाए
प्रोसीजर्स कौन से करने हैं? इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी कौन सी करनी है? एनालिटिकल कौन से करने आपने पढ़ा हुआ है? एनालिटिकल प्रोसीजर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ आपने 520। इंक्वायरी क्या होती है पता है हमें? ठीक है। अच्छा, ये जो 1.3 में हमने क्या पढ़ा था? जब हम ऑडिट करने गए थे तो हमने इंगेजमेंट लेटर साइन किया था। उसमें क्या थी? टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पे हम टर्म्स ऑफ एन रिव्यू एंगेजमेंट, वो किन टर्म्स से बात करेंगे? वो से टर्म्स लिखे हैं, द प्रैक्टिशनर शैल एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट दोस्त यूनियंस। अच्छा, वहाँ पे टर्म्स में क्या था? अगर आप 210 पे हैं, स्कोप क्या है ऑडिट का? ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ क्या आएगा? स्कोप क्या है रिव्यू का? ऑब्जेक्टिव क्या है रिव्यू का? वहाँ क्या था? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? यहाँ पे रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वहाँ एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिव्यू रिपोर्ट। ठीक है, पढ़ लेते हैं बुलेट इसके। पहले में कहता है इंटेंडेड यूज क्या है, या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करनी है आपने। सेकंड कहता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, में वहाँ भी ये बात की थी हमने। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर क्या है, मैनेजमेंट की क्या है। प्रैक्टिशनर के बारे में बाद में आता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है और ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ये डिफरेंस आप लोगों को पता है, आम बंदे को नहीं पता। हो सकता है मैनेजमेंट को ना पता हो। अब नियाग्रा मिल्स के जो ओनर हैं, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्होंने ये IS RE 2400 नहीं पढ़ा हुआ, उनका रिव्यू और ऑडिट के फ़र्क का नहीं पता। तो आप रिव्यू एंगेजमेंट में एक लाइन ऐड कर दें कि भाईजान ये क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, ये रिव्यू एंगेजमेंट है। और रिव्यू एंगेजमेंट जो होती है स्कोप में वेरी लेस देन होती है ऑडिट। ऑडिट से बहुत कम स्कोप है इसका, ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा है, स्कोप का मतलब प्रोसीजर ना, जबकि रिव्यू प्रोसीजर कम है। ये अगली लाइन, ये अ स्टेटमेंट दैट दिस इज नॉट एन ऑडिट एंड प्रैक्टिशनर विल नॉट गिव एन ऑडिट ओपिनियन। फिर वहाँ पे हम एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट देते थे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, ये बस इतने ही है? नहीं, इसके अलावा अगर आपने यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स करना है वो उसमें लिख देंगे। फीस की बात यहाँ पे कर देंगे, वहाँ भी की थी ना हमने। फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको साइन करें, हमें वापस भेज दें एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। याद है वहाँ पे बात की थी, यहाँ पे बात आ जाएगी। ये आखिरी वाली बात समझिए मेरी, जो ऑडिट इंगेजमेंट, देखिए आपने ऑडिट इंगेजमेंट लेटर पढ़ा हुआ है ना, उसको कन्वर्ट कर दें रिव्यू में। बस ये नहीं वहाँ पे लिखना, वहाँ पे ये नहीं लिखना कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस लेने आया हूँ, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ये नहीं लिखना। इतना आप समझदार हैं, आप क्या लिखेंगे? टू ऑब्टेन मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेपरेटली पढ़ने, रिव्यू एंगेजमेंट लेटर सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ी सी हम अकल का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी हम खोपड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम रिप्रोड्यूस कर देंगे जो अपने ऑडिट में पढ़ा हुआ, याद रहेगा। अच्छा, ऑडिट के स्टैंडर्ड थे हमारे 200 से लेके 700 तक, याद है? ये पूरी 5 सीरीज थी इसकी। अच्छा, इसकी कौन कितनी सीरीज है? 2400 सीरीज है, और इस सीरीज में 2 स्टैंडर्ड्स हैं, 2400 और 2410। स्टैंडर्ड ही 2 हैं, स्टैंडर्ड्स ही 2 हैं। आपके कोर्स में कौन सा है? 2400। 24 किसको डील करता है? प्रैक्टिशनर को। और ये किसको डील करता है? ऑडिटर को। इसको समझ नहीं देना, दोनों स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है इसको समझ लें। दोनों स्टैंडर्ड डीटो कॉपी एक जैसी, बिल्कुल एक चीज़ है, बिल्कुल क्या है, सगे बहन भाई हैं, एक जैसे हैं। डिफरेंस पता क्या है? डिफरेंस समझ लें, उसको याद रखना है। 2400 जब स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा ना, तो वर्ड यूज़ कर रहा है प्रैक्टिशनर का। जब 2410 आएगा तो वर्ड यूज़ करेगा ऑडिटर का। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रैक्टिशनर वो बंदा होता है, सुनने गौर से ये बात, प्रैक्टिशनर वो बंदा है जो अभी हाफ ईयरली काउंट करने हैं ना, ऑडिट हम हाफ ईयरली रिव्यू करने हैं, इससे पहले पिछला एनुअल ऑडिट हुआ होगा। अगर एनुअल ऑडिट आपने किया हुआ है, अगर एनुअल ऑडिट फॉर एग्जाम्पल 30 जून 2023 मैंने किया, और 6 महीने बाद हाफ ईयरली इंगेजमेंट में मैं कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? ऑडिटर। मुझ पे कौन सा स्टैंड लगेगा? याद रहेगा, मुझ पे कौन सा लगेगा?
2/4 पक्की बात है। अच्छा ये जो मैं बात ठीक कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैंने आपको कल मॉडिफाइड रिपोर्ट शेयर की थी आपके साथ, उस पर है ज़रा। स्टार केमिकल वाली खोलिए ये रिपोर्ट हमने, ये देखिए। चले मैं इस पे आ जाऊँ जरा। ये यूसुफ आदिल की रिपोर्ट है, किस यूसुफ आदिल किस पे है? स्टारा केमिकल्स पे। और ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 31 दिसंबर 2022 की, ठीक है। अच्छा इसमें वो कहता है मैंने किसके मुताबिक ऑडिट किया है? 24 समझ गए? अब 2410 और 2400 का फर्क समझ आ गया आप लोगों को? बोलने ही जल्दी से याद रहेगा ये। हम ये कोशिश करेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ से और रिपोर्ट सीधे वो वाली पढ़ लेंगे, ताकि हमें पता लगे प्रैक्टिकल रिपोर्ट हमारे सामने से आ जाए, ठीक है। अच्छा इस पे भी आई कैप ने ना ये 2400 का फॉर्मेट है, SECP ने अपना फॉर्मेट दिया हुआ, डिफरेंस नहीं है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है खास। कुछ एडिशनल चीज़ें वो हम पढ़ लेंगे आज के। मुझे फिर एश्योरेंस से ये बात समझ आ गई। अब ये 2400 अगर प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज़ करें तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा अभी मैंने एग्जांपल दी 2023 30 जून 2023 का ऑडिट मैंने किया एक लिस्टेड कंपनी का, और मुझे 5 साल पूरे हो गए। हम पता है लिस्टेड कंपनी 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो जो लिस्टेड कंपनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, मुदारबा हो, तो हमने पढ़ा था फेमिलियरिटी थ्रेट कि लॉन्ग एसोसिएशन हो जाए। लॉ ने कहा ठीक है लिस्टेड कंपनी है, इसका 5 साल से ज़्यादा ऑडिटर एक नहीं हो सकता। 5 साल के बाद आपने क्या करना है? पार्टनर रोटेट करना है, पार्टनर रोटेट करना है। पार्टनर पहले ये दूसरा पार्टनर है, मैं बन जाऊँगा, मैं हूँ, तीसरा पार्टनर बन जाएगा, वापस ये दूसरा बन जाएंगे, ठीक है। 5 साल 6 साल में ऑडिटर नहीं बन सकता, याद रहेगा। अच्छा 7वें साल बन सकता हूँ? नहीं, कम से कम 2 साल गैप बनना चाहिए, 8वें साल जाके बन सकता हूँ, ठीक है। एक लिस्टेड कंपनी का 5 साल ऑडिट किया तो ईयर 6 में ऑडिटर में आए नहीं हो सकता, 8 में हो सकता जाके, ठीक है। ये तो है कि आप पार्टनर रोटेट करेंगे फेमिलियरिटी थ्रेट से बचने के लिए, ठीक है। अच्छा अगर ये लिस्टेड कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे अल्फला इंश्योरेंस है, मिजान बैंक है, इब्राहिम या ABL है, ठीक है, कोई मुदारबाज हैं, क्रेस्ट बैंक है, जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो आपने ऑडिटर चेंज नहीं करना, फर्म चेंज करनी, याद रखना। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पार्टनर रोटेट नहीं करना, फर्म रोटेट करनी है, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं ये एक कंपनी थी लिस्टेड, 5 साल मैंने ऑडिट किया, 30 जून 2023 के बाद 5 साल पूरे हो गए, तो मैं क्या करूँगा? रिज़ाइन करूँगा, बल्कि मेरी अगले साल की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, मेरी जगह जाहिद मिलेट कंपनी आ गई, ठीक है। 6ठे साल में जाहिद मिलेट कंपनी ने असाइनमेंट ले ली। अब सबसे एनुअल ऑडिट तो 12 महीने बाद आना है, सबसे पहले क्या आ गया? 6 मंथ का रिव्यू आ गया ना। अब जाहिद मिल साहब क्या है? प्रैक्टिशनर को पिछला ऑडिट उन्होंने नहीं, वो किसके मुताबिक रिपोर्ट देंगे? याद रहेगा, समझ गए। अगला साल एनुअल कर लिया, उसके बाद अगली रिव्यू आई, अब वो क्या बन जाएंगे? और अब वो 24 के मुताबिक रिपोर्ट देंगे, ठीक है। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस हमें इनमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, सिवाय इसके। कहते जो ऑडिटर है ना, इसने क्या किया हुआ पिछले साल का ऑडिट, इसने क्या किया रिस्क अंडरस्टैंडिंग। क्या होती है इसको प्यार से हम क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसके पास क्या है अंडरस्टैंडिंग, इसके पास नहीं है। इसको स्टैंडर्ड कहता है कि ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि इसके बाद हम ऑडिट कर ही नहीं सकते, रिव्यू कर ही नहीं सकते। तो तुमने क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है फ्रॉम द
स्क्रैच, इसके पास अंडरस्टैंडिंग है 30 जून 2023 तक की, इसलिए कहता है तुमने अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, अपडेट। अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, इसने अपडेट करनी है, इसने क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है, बाकी 100% एग्जाम स्टैंडर्ड है। अब आपने ये नहीं कहना कि हमने 24/10 नहीं पढ़ा वो। ऑडिटर चेंज हो जाना फिर भी उसने अपडेट करना। मैं लिख के बात करता हूँ। मैं एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर था, ईयर 1 2 3 4 5, 5वां साल है 30 जून 2023। ऑडिटर कौन है, उस्मान गनी। आपका नाम क्या है, अब्दुल्ला। यहाँ पे अब्दुल्ला की अपॉइंटमेंट हो गई यार, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट किसके लिए है, ईयर 6 के लिए। ईयर 6 तो आना है 12 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या आ जाना है, रिव्यू एंगेजमेंट। पिछला ऑडिट अब्दुल्ला ने किया हुआ, अब्दुल्ला कौन सी रिपोर्ट देगा, रिव्यू दो, मैंने भी रिव्यू देनी थी, मैंने कौन सा भी, प्रैक्टिशनर वाली, क्योंकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने स्क्रैच से लेनी है, ठीक है। अच्छा, इस साल अंडरस्टैंडिंग ले ली, हाफ ईयरली भी कर दी, 6 साल का ऑडिट भी कर दिया, 7वें साल की रिव्यू आ गई, अब आप ऑडिटर हो, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, आए स्टैंडर्ड में 1.2 पे। 1.2 जेनेरिक सा पैराग्राफ है, जेनेरिक सा बिल्कुल, इसमें सारी बातें, अगर मैं कहूँ 1.2 1.3 पूरा नहीं पढ़ाना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी से क्विकली गो थ्रू करता हूँ। कहता है अनलेस प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट इफ द प्रैक्टिशनर नॉट सेट कि जो असाइनमेंट का, देखें कई दफ़ा क्या होता है, हमने पढ़ा था, आप वो टॉपिक याद करें, चेंज इन टर्म्स, कि आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड की, बाद में मैनेजमेंट आती है टर्म चेंज कर देगी और रिव्यू कर देगी, तो आपने देखा कि ये जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है, ये जस्टिफाइड है। अगर जस्टिफाइड है तो रिवाइज एग्रीमेंट करें, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करें, रिवाइज के मुताबिक ऑडिट कर दें। लेकिन अगर जस्टिफाइड नहीं है तो डिक्लाइन कर दें, ठीक है। तो ये अब मैनेजमेंट क्या करता है, कई दफ़ा जब फ्रॉड को पकड़ा जाएगा ये रिव्यू कर दें, रिव्यू, ठीक है। तो आप देखें कोई रिक्वेस्ट जस्टिफाइड है उसकी, जो जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट हो रही है रीजनेबल अपॉइंटमेंट है। जैसे मेरा क्लाइंट है जो अब कुछ दिन पहले आया था, मैंने कहा फिलहाल रिव्यू करवा लो, वो भी कहता हाँ जी ठीक है रिव्यू, तो ये जस्टिफाइड बात लग गई कि फिलहाल बैंक को दे देते हैं ताकि अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, मीन वाला 1 महीने के अंदर अपना ऑडिट करवा लेते हैं, तो ये जस्टिफाइड बात लग रही है, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, रिव्यू एग्रीमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट इन द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में, रीजनेबल, ठीक लग रहा है आपको। थर्ड बुलेट में, प्रैक्टिशनर रीजन टू बिलीव दैट रेलेवेंट, कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, वही प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज वाली बातें, कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ऑब्जेक्टिव डिमांड कर सकता हूँ, मेरे पास कंपिटेंस है, कि पढ़ा ना सारा कुछ हमने, वो रिक्वायर। उसके बाद अगर कहता है प्रैक्टिशनर हैज डाउट ओवर द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, कोई इंटेग्रिटी का मसला तो नहीं, वही बातें सारी। मैंने कहा था अगर मैं सिंपली आपसे ये कह दूँ कि आपने प्रिलिमिनरी एक्टिविटी वैसे करनी जैसे ऑडिट में गया था तो काफ़ी था, आप ये पढ़ के कन्फ्यूज ना, वो उसको साथ लिंक करना, ठीक है। अच्छा, आपने रिव्यू एंगेजमेंट कहाँ एक्सेप्ट करनी है, ऑडिट कब एक्सेप्ट करते थे, जब प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे कब करना है, एग्जिस्ट करेंगी। पहली प्री कंडीशन क्या थी, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे देखें पहली क्या आ रही है, प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, पहली क्या है, व्हेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज, और दूसरा वो प्रेमिस की बात करता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू हाफ ईयरली अकाउंट्स को बनाना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल को बनाना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सारी है ना, सारी यहाँ पे। मैं इसलिए 1.3, अगर मैं 1.1 1.2 स्किप कर दूँ तो बेशक कर दें, 1.3 पे आ जाए एंगेजमेंट, मैंने पढ़ा दी सारी टर्म्स आपको। अगर मैं इसको भी स्किप कर दें और कौन सी रख लें जो ऑडिट की थी, उसमें बस ऑडिट का वर्ड नहीं यूज़ करना। अब वहाँ पे ये नहीं कहना फ़ख्र से कि जनाब यहाँ पे मैं तो रीजनेबल एश्योरेंस लेने आया हूँ, तो रीजनेबल आप नहीं लेने, आप क्या लेने आए हैं, ऑडिट, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं जी, हमने क्या पढ़ा था, अब इस पहले परफॉर्मेंस पे, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्लानिंग एंड असेसमेंट, इसमें आ जाए प्रैक्टिशनर डिज़ाइन एंड अप्लाई मटेरियलिटी, वहाँ मटेरियलिटी अप्लाई करते थे, यहाँ वहाँ पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी। अच्छा, एज ए होल, अच्छा आगे प्रैक्टिशनर ऑल्सो ऑब्टेन, देखा मैंने कहा था ना, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे क्या कहता है,
अपडेट द अंडरस्टैंडिंग, अपडेट क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज एनवायरनमेंट। आपने क्या करनी है, रिस्क असेसमेंट करनी है, अगर मैं शॉर्टली से कहूँ। अच्छा, रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, जैसे वहाँ करते थे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा आगे आ जाए, फिर कहता है अच्छा ये भी हो गया सारा काम। अब कहता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में क्या करना है, वहाँ ऑर्डर प्रोसीजर, यहाँ पे अच्छा वहाँ यहाँ रिव्यू प्रोसीजर कौन कौन से हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल, अदर रिव्यू प्रोसीजर। ये अगले में कहता है इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस और इट डिजाइन परफॉर्म इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। समझ गए, जल्दी से बोलें। अच्छा आगे हैं इंक्वायरीज। इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी किसी कर सकते हैं, वहाँ किसी करते थे, मैनेजमेंट की, दो चार्ज गवर्नेंस की, इंटरनल ऑडिटर्स की, और जिस बंदे को आपको लगे इसके पास इंफॉर्मेशन है उसकी कर लेते थे, लीगल काउंसिल से पूछ लेते थे, यहाँ भी उनकी इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा क्या इंक्वायरीज करनी है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि इंक्वायरीज किस क्या इंक्वायरी करेंगे। तो ए में क्या कहता है, हाउ मैनेजमेंट टेक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे लिए। ये फर्क है ऑडिट में और रिव्यू में। मैंने आपसे कहा था आपको रिव्यू इवेंट बुरी लगेगी, वहाँ क्या करते थे, एस्टिमेट मैनेजमेंट के एस्टिमेट होते थे, आप क्या करते थे, चेक करते थे एस्टिमेट ठीक है, रिकैलकुलेशन करते थे, अजम्पशन चेक करते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंक्वायरी, आपने पूछना आपकी एस्टिमेट्स ठीक है, वो क्या कहेंगे, आपने एविडेंस मिल गया, ठीक है, समझ गए। अच्छा अगली इंक्वायरी बढ़े, आपने उनसे पूछना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर दी है, वो क्या कहेंगे, आपने कहा ठीक है एविडेंस मिल गया, मैंने इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी का रिटर्न रिस्पॉन्स ले लेंगे हम। ठीक है, इसलिए तो लिमिटेड एश्योरेंस है ना, इसलिए तो लिमिटेड एश्योरेंस है। अगर सारा चेक करना होता फिर हम ऑडिट एश्योरेंस से कर देते, फिर रीजनेबल लेवल एश्योरेंस ले लेते। थर्ड में है कि सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सारे उसको आपने एडजस्ट कर लिए। इसमें सारी बातें करता है, गोइंग, मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ, कमिटमेंट की, गोइंग कंसर्न की, सब्सिक्वेंट की, नॉन कंप्लायंस की, इलीगल फ्रॉड्स की, सारी बातें उसे इंक्वायरीज कर लेनी। उसने हाँ जी मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, जो फ्रॉड, जो नॉन कंप्लायंस, जो गोइंग कंसर्न के इशू मेरे जेब में थे मैंने आपको सारे बता दिए। आपका काम क्या है, जबकि जब गोइंग कंसर्न वाला स्टैंडर्ड पढ़े थे तो हमारा काम क्या था, गोइंग कंसर्न के इवेंट परफॉर्म, सबसे प्रोसीजर परफॉर्म करने से गोइंग कंसर्न के इश्यूज का पता लगे, सब ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करने से सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता लगे। याद, यहाँ पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका प्रोसीजर कौन सा है, इंक्वायरी। चौथे पे आए एग्जिस्टेंस ऑफ एक्चुअल, अब 240 में क्या था, हम प्रोसीजर परफॉर्म करते थे फ्रॉड, यहाँ पे क्या है, उनसे इंक्वायरी करें फ्रॉड के बारे में। ई में कहता है इंक्वायरी करें सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, एफ में कहता है गोइंग कंसर्न के बारे में, और जी में कहता है कोई गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं, उसके बारे में इंक्वायरी करना। समझ गए। अच्छा चूंकि प्रोसीजर ही है, अच्छा दूसरा प्रोसीजर कौन सा है, एनालिटिकल। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, एनालिसिस, उसमें ज़्यादातर कौन सा यूज होता है, रेशियो एनालिसिस। अच्छा रेशियो एनालिसिस करेंगे, उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी रेशियोज में, आप क्या करेंगे उस फ्लक्चुएशन को, आपने एनालिटिकल परफॉर्म किए, फ्लक्चुएशन आ गई रेशियोज में, फ्लक्चुएशन आ गई, अब आप क्या करेंगे, इंक्वायरी, ये क्यों आई है, मैनेजमेंट की इसलिए आई है, ठीक है, एविडेंस नहीं लेना आपने, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना अभी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुरी लगेगी, लेकिन है ये, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ISRE 2400 कह रही है, और ये कोई फैसलाबाद में घंटा घर में बैठ के नहीं स्टैंडर्ड बने, ये कहाँ बने हैं, IFAC ने बनाए, इसलिए तो ये लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इसीलिए तो फीस भी कम होती है, टाइम भी कम लगता है, प्रोसीजर भी कम है। अच्छा आगे गोइंग कंसर्न, ये आगे सारे मैटर्स समझ गए। गोइंग कंसर्न आपने रिव्यू करना है, गोइंग कंसर्न के कोई ऐसा मसला तो नहीं है, फिर आगे दोस्त यूजिंग द वर्क ऑफ, ये सारे मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। 1.4 पे हम अपनी क्लास खत्म करेंगे थोड़ी सी डिस्कशन करके, और इस रिपोर्ट को हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल फर्स्ट हाफ में हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, एक यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे और अब इसको लिंक करेंगे अपनी रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट हम जो मॉडल लेंगे उस ताज़ा केमिकल भी ले लेंगे, जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। और कुछ मैंने मॉडिफाइड भी दे दी है आपको, 2 मैंने वो दी हैं, उसकी किसकी दी है मैंने रिव्यू रिपोर्ट्स, एक तो स्टार केमिकल की है, हस्कोल की 2 सालों की दी है, एक में एडवर्स ओपिनियन है, एक में डिस्क्लेमर ओपिनियन है, इसलिए मैंने 2 सालों की दे दी है आपको, ठीक है।